हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम राज है और आप देख रहे हैं वन स्टॉप चैनल। आज इस वीडियो में मैं एज़्योर फंडामेंटल्स के ऊपर बात करूंगा। एज़्योर फंडामेंटल्स में पूरे 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम लोग बेसिक क्लाउड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर सेकंड चैप्टर में हम लोग उसके कुछ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज होते हैं उसके बारे में समझेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग सिक्योरिटी, उसकी जो कंप्लायंस एंड ट्रस्ट होती है, जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड करती है, इन सब के बारे में देखेंगे। और फोर्थ चैप्टर में हम लोग उसकी प्राइसिंग देखेंगे कि वो मुझे अगर मैं किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन इससे परचेज़ करता हूँ, रेंट करता हूँ, तो मुझे किस तरह की प्राइसिंग मुझे एक एक स्टेज लेवल पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो एज्योर फंडामेंटल्स के अंदर में हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें ये बता दूं कि एज्योर क्या है। ओके, तो एज्योर एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है जो बेसिकली किसी भी तरह का बिजनेस को सेटअप करने के लिए जिस जिस चीज़ की आईटी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी फुलफिलमेंट एज्योर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट एज्योर इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड, विच गिव्स यू एवरी पॉसिबल थिंग्स विच यू नीड टू रन देयर योर बिजनेस। ओके, अब चाहे वो उसमें सर्वर हो, बेसिकली उसके अंदर जो सर्विस होती है, हम लोग एज अ बिजनेस और एज अ पर्सनल इंडिविजुअल, हम लोगों को चाहिए होती है सर्वर्स, हम लोगों को स्टोरेज चाहिए होती है, हम लोगों को डेटाबेस चाहिए होती है, या हम लोगों को नेटवर्किंग, एनालिटिक्स और बहुत सारे सर्विसेज। तो वो सारी सर्विसेज के अंदर मोर देन 200 सर्विसेज हैं जो एज्योर आपको प्रोवाइड करती है। ऑफकोर्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कुछ रेंट लगते हैं, कुछ सर्विस इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ सर्विस के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ की बात हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर की। जो फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंड क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम लोग क्लाउड के जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने अभी कुछ ही सेक्शन को लिया हुआ है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट होल चैप्टर 1 इन अ कंप्लीट सिंगल वीडियो, क्योंकि इसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे सेक्शन वाइज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एज्योर, मैंने बात कर दिया एज्योर क्या होते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एज्योर पे जाएंगे तो जाएं क्यों। हर एक के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर मैं ऑनलाइन में किसी भी तरह का मैं अगर स्टोरेज करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं ऑनलाइन स्टोर कर रहा हूँ, सपोज गूगल ड्राइव, तो मैं आखिर क्लाउड पे जाऊँ क्यों, जब मेरे पास खुद के ऑन प्रीमिसेस डिवाइसेस होते हैं, मेरे पास स्टोरेज डिवाइस हैं, मेरे पास लैपटॉप हैं जिसमें मैं विंडोज़ 10 ऑटोमेटिकली मैं जो भी उसमें विंडोज़ जो भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चाहूँ, चाहे वो उबंटू हो चाहे वो लिनक्स हो, मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसमें इंस्टॉल करके। तो मैं क्लाउड पर क्यों जाऊँ। मैं केवल बेसिकली दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, एज ए स्टोरेज और एज ए वर्चुअल मशीन, क्योंकि डेटाबेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये सब बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हैं। बट एज ए इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा किसी भी यूज़र को रिक्वायरमेंट दो चीज़ की होती है, एक स्टोरेज की और एक वर्चुअल मशीन की। तो क्लाउड पे जाने से क्या बेनिफिट मिलता है, तो इस चीज़ को, क्लाउड्स में जो जो चीज़ बेनिफिट होते हैं, वो ये सारे चीज़ सेक्शन जो इस सेक्शन में मैं कवर करूँगा, ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो आप अगर क्लाउड सर्विस में जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहली बेनिफिट की मैं बात करता हूँ, हाई अवेलेबिलिटी। ये हाई अवेलेबिलिटी क्या है, बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इन एप्लीकेशन इज ए कोर रिक्वायरमेंट फॉर एनी एप्लीकेशन वेदर इट इज़ ऑन प्रीमिसेस और इन क्लाउड। इसका मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी बिजनेस में जाइए, चाहे आप ऑन प्रीमिसेस हैं, चाहे आप क्लाउड में किसी भी सर्विस पे जाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी बिजनेस को जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डेटा और एप्लीकेशन। आजकल की दुनिया में इंसान से ज़्यादा वैल्यूएबल उसके डेटा होते हैं। ओके, तो ये एक रीज़न है कि वाई क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडिंग यू हाई अवेलेबिलिटी। इसका एक रीज़न है कि अगर आपके पास, सपोज़ अगर आप ऑन प्रीमिसेस कुछ आपने, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो मैं इसी एग्जांपल को लेके हमेशा बात करूँगा। सपोज़ मैं एज अ कोडर, मैं एज ए प्रोग्रामर, मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मैंने उस वेबसाइट को ऑनलाइन इंटरनेट पे होस्ट कर दिया ताकि वर्ल्ड वाइड के यूज़र्स जो हैं उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, बट मैंने उसे ऑन प्रीमिसेस उसमें होस्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि मैंने जब ऑन प्रीमिसेस का मतलब होता है कि मेरे पास जो खुद के पर्सनल हार्डवेयर है। ओके, इस टर्म को मैं मैक्सिमम इस वीडियो में यूज़ करूँगा, तो कंफ्यूज मत होना ऑन प्रीमिसेस क्या होते हैं।
ऑन प्रीमिसेस का मतलब हो गया जो मेरे पास खुद के जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप्स जो होते हैं, जो मेरे पास मौजूद होते हैं हार्डवेयर, उसे हम लोग बोलते हैं ऑन प्रीमिसेस। ठीक है, तो मैंने ऑन प्रीमिसेस अपने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। अगर मैंने ऑन प्रीमिसेस वेबसाइट को होस्ट किया है तो मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू किया होगा, तो उसमें कनेक्शन होने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा अगर कोई यूज़र मेरे वेबसाइट को यूज़ कर रहा है और उसी बीच में मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए या मेरा पावर डिस्कनेक्ट हो जाए। मैं अभी बस ये दो बेसिक टर्म ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी वर्क कर रहे हैं और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाए और मेरा इवन मैं अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ विथ नो यूपीएस, अगर मेरे पास कोई भी बैकअप के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है यूपीएस के जैसे, तो जैसे ही वोल्टेज फ्लिकरिंग होगा मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मैं किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट डेटा पे मैं अगर वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे जस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मेरे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैं डेटा स्टोर कर रहा था, वो सारे के सारे लॉस हो जाएंगे। और सेम अगर मैं एग्जांपल लूँ एज ए यूज़र, अगर कोई भी यूज़र मेरे वेबसाइट को यूज़ कर रहा है और अगर उसने मेरे वेबसाइट पे साइन अप करने की कोशिश की, और क्योंकि वो साइन अप तो वो कर रहा है बट जो भी चीज़ हो रही है, जो भी टास्क हो रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो हो तो रहे हैं मेरे प्रीमिसेस से, मेरे साइट से। तो अगर इसी बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, पावर डिस्कनेक्ट हो जाए या नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा कि वो यूज़र जो है अपने अकाउंट को साइन अप कर रहा था, मेरे वेबसाइट में जाके साइन अप कर रहा था, मीन्स अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा था, बट ड्यू टू नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी और पावर डिस्कनेक्टिविटी क्या हुआ, वो साइन अप नहीं कर पाया। क्योंकि साइन अप करने के लिए जो भी उसके डेटा है वो मेरे डेटाबेस में स्टोर होने चाहिए, बट सिंस मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट या पावर डिस्कनेक्ट हो गया, तो डेटाबेस में उसका डेटा स्टोर हो नहीं पाया। अगर डेटाबेस में स्टोर नहीं हो पाया इट मीन्स कि वो साइन अप नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा, लॉस हमारा है। वो तो एज ए यूज़र है, उसे तो अगर मेरा वेबसाइट पसंद नहीं आया तो वो इसी तरह का डिफरेंट वेबसाइट पे स्विच कर जाएगा। अगर उससे, क्योंकि आजकल की मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत है, तो वो तुरंत ही किसी और वेबसाइट पे शिफ्ट कर जाएगा और उस पर अकाउंट बनाने लगेगा, क्योंकि उस इतनी देर कोई भी वेट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मुझे सारी चीज़ का बैकअप चाहिए कंप्लीट, कि मेरे पास ना नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो, ना मेरा पावर डिस्कनेक्ट हो, ना तो मेरा डेटाबेस डिस्कनेक्ट हो, ना तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो। तो ये सारा चीज़, ये सब प्रॉब्लम ड्यू टू लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी के कारण से होता है। तो अगर मैं अपने प्रीमिसेस, जो भी मैंने अपना वेबसाइट डिज़ाइन किया है, अगर मैं इसे क्लाउड में शिफ्ट कर जाऊँ ऑन प्रीमिसेस से, तो मुझे सबसे पहली जो बेनिफिट मिलती है वो बेनिफिट मिलती है हाई अवेलेबिलिटी की। हाई अवेलेबिलिटी एक्चुअली है क्या, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हम लोगों को एक तरह का एग्रीमेंट देता है जिसे हम लोग बोलते हैं SLA, मीन्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होते किस तरह के हैं, किसी भी तरह की आप सर्विस एज्यूर से परचेज करो, उसके बदले में वो आपको SLA देंगे। अब वो SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वो 100% होती है आइडियली, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो वो 99.95 से लेके 99.99 के बीच में वेरिएंट करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर मैंने किसी तरह का वर्चुअल मशीन क्रिएट किया क्लाउड में, तो वो मुझे अवेलेबिलिटी की गारंटी देती है 99.95%। अगर मैंने किसी तरह का ऐप सर्विस उसे परचेज किया तो वो मुझे अवेलेबिलिटी SLA की गारंटी देती है 99.99%। तो यू कैन से कि 99.99 मतलब 100 के क्लोज है, कंप्लीटली 100 ही मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुझे मेरा एक प्रॉब्लम तो रिसॉल्व हो गया कि जो मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी, जो भी पावर फेल्योर, ये सब का जो था, तो ये सब से हम लोग बच गए। ठीक है, तो मैं वही सबसे पहले मैं नेटवर्क आउटेज की बात करता हूँ। नेटवर्क आउटेज में मैंने बता दिया कि अगर कोई यूज़र मेरे वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है और उसी बीच में मेरा डेटाबेस के साथ डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क, तो उस कंडीशन में वो यूज़र साइन अप कर नहीं पाएगा। तो वो यूज़र क्या करेगा, वो मेरे एप्लीकेशन से किसी और में स्विच कर जाएगा। तो इन टोटल लॉस तो मेरा हुआ, क्योंकि होस्टिंग मैंने की थी, तो मैं चाहूँगा कि मेरे एप्लीकेशन को लोग यूज़ करें वर्ल्ड वाइड में, बट ये सब वजह से क्या हुआ, मेरे वेबसाइट का यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ का एक बेनिफिट मिलता है अगर हम लोग क्लाउड पे स्विच करते हैं तो। दूसरा क्या था, एप्लीकेशन फेल्योर। एप्लीकेशन फेल्योर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की वेबसाइट बनाते हो तो यू नो कितने कोडिंग, कितने लाइंस होते हैं, अगर उस पूरे कोडिंग में से कहीं भी एक जगह मिस्टेकनली कुछ या तो एक्स्ट्रा अगर
इंसर्ट हो गया, कोई भी यू कैन से किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन, ओके, या तो कोई भी लाइन अगर डिलीट हो गई तो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन आपका क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, वो क्रैश कर गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी यूज़र यूज़ कर रहा है, अगर वो यूज़र यूज़ कर रहा है सडनली उसके डिवाइस पे इस तरह का मैसेज आ जाए, दिस एप्लीकेशन फेल टू लॉन्च, तो क्या होगा कि वो यूज़र फिर से इस चीज़ को मेरे वेबसाइट से फिर वो स्विच कर जाएगा किसी और पे। वो समझेगा कि यार ये वेबसाइट तो बहुत बेकार है, इसकी सर्विस ही अच्छी नहीं है। वो रह रह के पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो वेबसाइट है वो बहुत कम लोग यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर मैं क्लाउड पे प्रोवाइड कर दूँ ये चीज़, तो मेरा एप्लीकेशन फेलियर की गारंटी वो बिल्कुल भी 100% देता है कि किसी भी तरह का फेलियर नहीं होगा। कब? जब हम उसे कंप्लीट एप्लीकेशन रन करके उसे देंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी हम उसको अपना वेबसाइट होस्ट करके देते हैं तो वो हमारे वेबसाइट में एक वो खुद का एप्लीकेशन जिसका नाम होता है एप्लीकेशन इनसाइट, यू कैन सी देयर एप्लीकेशन इनसाइट, इफ यू कैन सी दिस इज एप्लीकेशन इनसाइट। व्हाट इज दिस? ये बेसिकली एक तरह का एप्लीकेशन है जो मेरे प्रोग्रामिंग के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, एडअप हो जाता है, और जो भी मेरा जो एप्लीकेशन है, जो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है क्लाउड को। उस केस में क्या होगा, बाय चांस अगर मेरा किसी भी तरह का एक्सटर्नल मैंने डेटा उसमें मेरा इंटर हो गया मिस्टेकनली, या तो कोई डेटा डिलीट हो गया, तो तुरंत ये एप्लीकेशन इनसाइट जो है वो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन बता देगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ का डिटेल में बताता है। तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा, आई मीन मुझे नहीं, क्लाउड सर्विस को, प्रोवाइडर को, कि किस लाइन में प्रॉब्लम हुई है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो उसे ठीक कर देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ था, जैसे ये रिफ्रेश करेगा यूज़र, वो तुरंत मेरा प्रोग्राम फिर से रन करने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड में स्विच करने का। देन कम्स टू सिस्टम आउटेज। व्हाट इज सिस्टम आउटेज? सिस्टम आउटेज क्या होता है कि सपोज मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, मैंने होस्टिंग की हुई है अपने डिवाइस से, ऑन प्रीमिसेस से, लेकिन क्या हुआ कि मेरे एक वेबसाइट पे इतने यूज़र्स अपने अकाउंट क्रिएट कर दें कि मेरा जो सिस्टम है अब स्टोरेज से आउट ऑफ स्टोरेज हो रहा है, मीन्स कि मेरे सिस्टम में अब स्टोरेज बचा ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे स्टोरेज डिवाइस परचेज करने पड़ेंगे, और या तो फिर मुझे एक इसी तरह का लैपटॉप में फिर से मुझे अपने वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा, और वो डिफरेंट यूज़र्स के लिए करना पड़ेगा, ताकि मेरे दो लैपटॉप में फिर जितने भी यूज़र्स हैं वो मेरे दो लैपटॉप में डिफरेंटली इक्वली डिवाइड कर जाएं। बट ये सब चीज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे, अगर हम लोग क्लाउड पे स्विच कर जाते हैं, अगर हम लोग एज्यूर पे चले जाते हैं, तो मुझे वहाँ पे बेनिफिट मिलती है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की। वर्चुअल मशीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्चुअल मशीन अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो जिसे नहीं भी पता है, जिसे पता भी है, वर्चुअल मशीन एक तरह का सर्वर ही होता है, एक तरह का हार्डवेयर ही होता है जो किसी रिमोट जगह पे रखा रहता है, और हम लोग उसे एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपका भी लैपटॉप मेरे लिए वर्चुअल मशीन हो सकता है। अगर मैं आपके लैपटॉप को इंटरनेट के थ्रू मैं एक्सेस करूं, तो अब मेरा लैपटॉप भी आपके लिए वर्चुअल मशीन हो सकता है अगर आप मेरे लैपटॉप को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो। सो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो वर्चुअल मशीन क्या होता है, एक तरह का हार्डवेयर ही है जो किसी रिमोट जगह पे रहता है, और उसे हम एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में जाने का एक बेनिफिट मुझे मिलता है कि मैं कभी भी सिस्टम आउटेज से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग जितना चाहे उतना वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है दैट रन ऑन ए फिजिकल कंप्यूटर। ओके, तो ये मैंने बता दिया। सिस्टम आउटेज का भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आप क्लाउड पे स्विच करते हो तो। ना पावर आउटेज मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसी बीच में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, तो आपका जो, अगर आप में कोई भी बैकअप डिवाइस नहीं है आपके सीपीयू में या आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, तो क्या होगा, आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, और आपका सिस्टम अगर रिस्टार्ट हो जाएगा तो आपको फिर से वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा जो आप करते हो। तो इसमें आपका बहुत टाइम चले जाता है, और इसी बीच में क्या होता है कि वो, मैंने बताया, यूज़र जो है वो फिर डिफरेंट वेबसाइट पे स्विच कर जाता है।
तो ये सारी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्लाउड सर्विस में स्विच करते हैं। ओके, देन कम्स द लास्ट प्रॉब्लम विथ अ रिलायंस सिस्टम। अब ये रिलायंस सिस्टम क्या है? सपोज मेरे पास ऑन प्रीमिसेस मैंने अपना वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, और मैंने क्या किया, मैं अपने वेबसाइट का 60% क्लाउड सर्विस को दे दिया। अगर मैं किसी भी तरह की वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। मैं बस इसी दोनों का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने अपने एप्लीकेशन को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया, एज्यूर में मैंने अपने एप्लीकेशन को दे दिया, बट अपना डेटाबेस मैंने ऑन प्रीमिसेस रखा है, तो क्या हुआ, मेरा जो ओवरऑल जो मेरा वेबसाइट था वो डिवाइड हो गया दो पोर्शन में। एक कुछ पोर्शन मैंने क्लाउड को दे दिया और कुछ पोर्शन मैंने अपने ऑन प्रीमिसेस में रखे हैं। या सपोज मैंने एप्लीकेशन कुछ पोर्शन मैंने एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया, मतलब एज्यूर को दे दिया, और मैंने डेटाबेस जो है वो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर को दे दिया, सपोज अमेजॉन वेब सर्विस को दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, अगर मेरा दोनों में से किसी का भी सिस्टम अगर फेल हो गया बाय चांस, तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो यूज़ था, मेरा जो एप्लीकेशन होस्टेड था, वो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो वर्क करना बंद कर देगा। या तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा, अगर एज्यूर वाला का डिस्कनेक्ट हो गया, पावर फेल्यूर है, कुछ भी अगर एज्यूर की तरफ से प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एज्यूर में मैंने अपनी एप्लीकेशंस को दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। अगर मेरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो अमेजॉन वेब सर्विस है, अगर उसका सिस्टम अगर क्रैश कर गया, तो क्या होगा, मेरा डेटाबेस करप्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस मैंने उस अमेजॉन वेब सर्विस को मैंने दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कुछ पोर्शन एक प्रोवाइडर को दे दिया, कुछ पोर्शन मैंने खुद के पास रख लिया, तो फिर वही यही सब प्रॉब्लम, अगर पावर फेल्यूर हो गया, नेटवर्क फेल्यूर हो गया, तो मेरे में डेटाबेस तो कनेक्टेड है, तो कोई भी यूज़र साइन इन नहीं कर पाएगा, साइन अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं फिर से मेरा एप्लीकेशन जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे हम लोग क्लाउड पे स्विच करते हैं। और हम लोग इसमें बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर की। ओके, तो हाई अवेलेबिलिटी का मैंने आपको टर्म बता दिया कि बेसिकली आपको अगर आप ऑन प्रीमिसेस से अगर आप क्लाउड पे स्विच करते हैं, तो आपको जो SLA की माइक्रोसॉफ्ट जो गारंटी देती है वो 100% गारंटी देती है, आइडियली प्रैक्टिकली 99.9%, ठीक है। नाउ कम्स टू स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब ये क्या होते हैं, जस्ट मैंने बताया था कि अगर आप क्लाउड पे स्विच करते हैं, तो चाहे आपके एप्लीकेशन पे कितना भी यूज़र इंक्रीज़ हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा यूज़र आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपका सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एज्यूर सर्विस पे गए हुए हैं, एज्यूर के तरफ अगर आप गए हुए हैं, मीन्स अगर आप क्लाउड पे हैं, तो आप इसी तरह का सेम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप केवल उन्हें बताना होगा कि आपको कितने रैम की वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, कितने ग्राफिक्स कार्ड चाहिए या नहीं, कितने CPU प्रोसेसर कितनी होनी चाहिए, ये बस ये सब आप एक बार कन्फिग्रेशन अगर कर दिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे यूज़र बढ़ेगा आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा न्यू, और जैसे यूज़र घटेगा आपका वर्चुअल मशीन वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यूज़र बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जा रहा है, और जैसे यूज़र घट रहा है मेरा ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, मीन्स कि बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे स्केलिंग हो रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग कंप्यूटिंग रिसोर्स जो भी यूज़ करते हैं वो तो कभी भी फ्री नहीं होती है, हम लोगों को उसके पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो रैम होता है वो भी यूज़ हम लोग करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, स्टोरेज यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी की सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में तो यूज़ नहीं कर सकूँगा, वो मुझसे चार्ज लेंगे। तो अगर मुझे बहुत हैवी कॉस्ट से बचना है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि मुझे बस मैं वो चीज़ ही परचेज करूँगा या रेंट करूँगा जिस चीज़ की मुझे अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। अब जो चीज़ की मुझे ज़रूरत है चलो ठीक है, बट अगर मेरा यूज़र सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मेरे पास सबसे मोस्ट चैलेंजिंग चीज़ क्या होगी, मुझे तुरंत से अपना रिसोर्स जो है एक और मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मेरा यूज़र जो है ऐसा इतने यूज़र्स आ गए कि मेरा अब जो सिस्टम है
मेरे सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे और पावरफुल सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी मैं अगर ऑन प्रीमिसेस की बात करूँ तो मुझे उसमें 5 से 10 दिन लग सकते हैं। 5 से 10 दिन छोड़ो, या मैक्स मिनिमम टू मिनिमम हमको 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे परचेज़ करने पड़ेंगे हार्डवेयर को, कुछ मुझे लैपटॉप परचेज़ करने पड़ेंगे, मुझे सेटअप करने पड़ेंगे, ये सारे चीज़ करने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और यूज़र आपका सडनली बढ़ा है, एक दिन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बढ़ गया, तो उस कंडीशन में आप ये ऑन प्रीमिसेस वाला अप्रोच नहीं जा सकते ना। तब आपको क्लाउड पे ही मूव करना पड़ेगा। और क्लाउड में सबसे बेस्ट जो होता है बेनिफिट आपको क्या मिलती है कि इसमें स्केलिंग दिया जाता है आपको। अब स्केलिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू योर एप्लीकेशन। हम लोग एडिशनल इसमें रिसोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को लग रहा है कि इसमें मुझे ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट है, हम लोग ईजिली अपने ग्राफिक्स कार्ड को वर्चुअल मशीन में डाल सकते हैं और हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड मुझे कितने का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों के बारे में बता दिया पहले ही, बट मैं फिर से बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, अगर आपके पास पहले से एक वर्चुअल मशीन है और आपका यूज़र जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए कि आपके पास आपका जो वर्चुअल मशीन है बिल्कुल इसी तरह का वर्चुअल मशीन एक और आपको क्रिएट होना है। तो ये जो स्केलिंग होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल है। मीन्स कि जितने भी वर्चुअल मशीन्स आपके क्रिएट होंगे वो सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। बिल्कुल जितने रैम की पहली वर्चुअल मशीन थी उतनी ही रैम की दूसरी भी वर्चुअल मशीन होगी, तीसरी भी, चौथी भी, और जितने आप क्रिएट करोगे। और वो डिपेंड करेगा कि कितना यूज़र आपका बढ़ रहा है। ठीक है, स्केलिंग आउट प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज टू हैंडल एडिशनल लोड। अब मैं बताता हूँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग का एक और नाम होता है स्केल आउट एंड स्केल अप। आई नो यहाँ पे डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं की है। ये मत समझना कि स्केल आउट है तो यहाँ पे स्केल इन होगा और स्केल अप है तो स्केल डाउन होगा। ये एज्यूर में यही चलता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम लोग स्केल आउट बोलते हैं, वर्टिकल स्केलिंग को हम लोग स्केल अप बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा एज्यूर में थोड़ा डिफरेंट फंडा है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मुझे पता चल गया कि रेप्लिका हम लोग क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन के। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग को हम लोग स्केल अप बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन के तरफ जाते हैं। मीन्स कि पहले जो मेरा वर्चुअल मशीन था, मान लो उसकी कैपेसिटी मेरी 2 GB रैम की थी और 500 GB हार्ड डिस्क की थी। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरा एप्लीकेशन अब पावरफुल हो रहा है और मुझे अब इसमें हैंडल नहीं हो पाएगा, तो मुझे इससे और पावरफुल वर्चुअल मशीन की तरफ अप्रोच करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल स्केलिंग को चूज़ करूँगा। अब वर्टिकल स्केलिंग को चूज़ करूँगा तो वहाँ पे मुझे पूछा जाएगा कि आपको कितने GB का रैम उसमें चाहिए, नया जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, आपको हार्ड डिस्क चाहिए, स्टोरेज कितने GB का चाहिए, स्टोरेज कितने GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, सारा चीज़ मुझे पूछा जाएगा। हॉरिजॉन्टल में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो आपके पास पहले से वर्चुअल मशीन बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करता है, वो नया नया क्रिएट करता है। बट वर्टिकल के केस में आप जैसे जैसे आपको मीन्स जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी वर्चुअल मशीन्स की, तो आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन आप खुद करते हो। ठीक है, तो हम लोग स्केलेबिलिटी के बारे में पता लग गया। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो स्केलिंग होती है वो फिर ऑटोमेटिकली होती है क्लाउड पे। अगर हम लोग ऑन प्रीमिसेस पे रहेंगे तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि मेरा अगर यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम लोग फिर स्केल वहाँ पे करेंगे, स्विच करेंगे किसी और पे। बट एज्यूर के केस में ये ऑटोमेटिकली होती है। वहाँ पे कोडिंग इस तरह से किए रहते हैं कि वहाँ पे जैसे यूज़र बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा, वैसे ही मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। और जैसे यूज़र जो भी डिमांड है मेरा घटेगा मेरे वेबसाइट का, ऑटोमेटिकली जो मेरे क्रिएट किए गए थे वर्चुअल मशीन वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑटोमेटिक स्केलिंग को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये वर्टिकल स्केलिंग का एग्जाम्पल है, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जाम्पल है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप देखो ये जितने भी वर्चुअल मशीन है ये सारे एक दूसरे के रेप्लिकेशन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। और वर्टिकल स्केलिंग के केस में आप देख सकते हो इसकी साइज से ही आपको पता लग रहा होगा कि एक वर्चुअल मशीन इससे फिर पावरफुल वर्चुअल मशीन होता है, फिर पावरफुल होता है। इसी का एग्जांपल स्केल अप कर लिया हुआ है जो वर्टिकल स्केलिंग है
कि पहले मेरे पास जो वर्चुअल मशीन था उसकी कैपेसिटी थी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 8 GB रैम और 4 GB की प्रोसेसर्स। बट अब जो मैंने न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 512 GB रैम और 64 प्रोसेसर्स। तो ये होती है एग्जांपल वर्टिकल स्केलिंग की, और ये होते हैं एग्जांपल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। हॉरिजॉन्टल में बस हम लोग इंस्टेंसेस को ऐड करते हैं, वर्टिकल के केस में हम लोग बस जो इंस्टेंस के जो साइज होते हैं जैसे रैम हो गए, सीपीयू हो गए, इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये वर्टिकल स्केलिंग का ही एग्जांपल है। अगर हम लोग स्केल अप करते हैं तो फिर मुझसे पूछा जाएगा कि अब, क्योंकि अगर आप स्केल अप की तरफ जा रहे हो मीन्स कि अगर आप वर्टिकल स्केलिंग को चूज़ कर रहे हैं तो एज्यूर खुद से वो आपके लिए वर्चुअल मशीन क्रिएट करके नहीं देगा, क्योंकि अगर वो खुद से देने लगा तो उसके पास 1 TB तक के रैम भी होते हैं। अगर आप एज्यूम कर सकते हो, अगर आप 1 TB के रैम को यूज़ करोगे तो आपको पर घंटे मुझे लग रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कॉस्ट पड़ जाएंगे आपको। तो ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को फ्रीडम मिलती है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह का वर्चुअल मशीन मैं ऐड करूँगा इसमें, ताकि जैसे यूज़र बढ़े तो उस वर्चुअल मशीन की तरफ शिफ्ट हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये मैंने एज अ वर्टिकल स्केलिंग में 4 वर्चुअल मशीन मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मेरा प्राइमरी मेरा ये है, जैसे मेरा यूज़र इंक्रीमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एक और क्रिएट कर देगा वो इस कॉन्फ़िगरेशन का, और यूज़र अगर मेरा हो जाएगा और पावरफुल मुझे सीपीयू चाहिए और पावरफुल मुझे अगर वर्चुअल मशीन चाहिए तो फिर यहाँ से मेरा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। शिफ्ट नहीं होगा, एक्चुअली क्रिएट होगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, फिर ये भी रहेगा। ठीक है, तो फिर यूज़र जैसे घटेगा तो वैसे ही ये खत्म होके ये रिमूव होके फिर ये बचेगा, फिर और कंप्लीट यूज़र डिक्रीज हो गया तो फिर मेरा जो प्राइमरी था वो रहेगा। तो ऐसे करके मेरा जो है वर्टिकल स्केलिंग काम करता है। और आप देख सकते हो उसकी कॉस्टिंग भी। अगर आपका सीपीयू एक था कोर का, सिंगल कोर, डुअल कोर, ठीक है, रैम अगर 1 GB है, 2 GB है, तो उसकी कॉस्टिंग देखो आप जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होती है कॉन्फ़िगरेशन की, वैसे वैसे उसके कॉस्ट भी बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल, ये तीनों जो एग्जांपल मैंने दिखाया ये स्केलिंग के ऊपर बेस्ड था। नाउ कम्स टू एजिलिटी। अब एजाइल आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन, एजाइल क्या होता है? एजाइल मीन्स होता है कि जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्विकली अगर हम लोग उस सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वो सिस्टम बहुत ज़्यादा एजाइल है। अब क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये मुझे क्विक स्केलिंग देती है। अभी तो मैंने बताया ऑटोमेटिकली स्केलिंग ये तो होती ही है, बट ऑटोमेटिक स्केलिंग में भी होता है ना कि मान लो ऑटोमेटिकली स्केलिंग मुझे 5 मिनट के बाद दे रहा है, मान लो मुझे ऑटोमेटिक स्केलिंग हो रहा है बट वो 1 घंटे के बाद हो रहा है। तो क्लाउड में जाने का सबसे बेनिफिट क्या होता है कि ये क्विकली स्केल करती है। अगर अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके पास यूज़र इंक्रीमेंट हो गया तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो if we are running a web application in Azure and we determine that we need 2 or more virtual machine, we can scale out to 3 in seconds. Just मैंने एग्जांपल आपको बता भी दिया। Azure take cares of allocating the resources for us, जितने भी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह के रिसोर्स की मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस कॉन्फ़िगरेशन बताने होते हैं कि मुझे इतने जीबी का रैम चाहिए, मुझे इतने जीबी की प्रोसेसर चाहिए, इतने कोर की प्रोसेसर चाहिए और मुझे स्टोरेज चाहिए। तो बाकी चीज़ मुझे बस एक बार बताना होता है, एज्योर ऑटोमेटिकली उसे क्रिएट करता है और वो सारा चीज़ वो खुद हैंडल करता है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी हुआ जो क्लाउड मुझे प्रोवाइड कर रहा है, और जो स्पीड जो मैंने बताया कि ये क्विकली स्केल होता है, तो ये सब जो क्लाउड में होता है तो इस तरह के फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं एजाइल। तो क्लाउड मुझे एजिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्लाउड आपको एजिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आपको स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आपको इलास्टिसिटी भी वो देता है। क्लाउड में हाई अवेलेबिलिटी होती है, वो SLA आपको 99.5 से लेके 99.99% तक का भी वो आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट देता है। नाउ कम्स टू फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिजास्टर रिकवरी। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। अब इस दोनों टर्म में कंफ्यूज मत करना, फॉल्ट टॉलरेंस और डिजास्टर रिकवरी। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने, अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। सपोज आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया,
आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका इस वर्चुअल मशीन में आप ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको और पावरफुल वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, आपने अगर स्केलिंग की हुई है तो ऑटोमेटिकली वो स्केल आपका वो करके आपको एक वर्चुअल मशीन दे देगा। बट फिर होगा क्या, यहाँ पे आपका दो वर्चुअल मशीन अब क्रिएट हो गया है और आपको दोनों के कॉस्ट लगेंगे। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, ये चीज़ें क्लाउड से इसको मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये रिक्वायरमेंट थी ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। आपने सोचा कि मुझे एक और वर्चुअल मशीन चाहिए और इसलिए उसने क्रिएट करके दिया। बट एक सिनेरियो मान लेते हैं ऐसा आता है जिसमें कि आप जिस वर्चुअल मशीन को पहले क्रिएट कर चुके थे और आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने देखा कि आपका जो वर्चुअल मशीन जो जिस पे आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा अनहेल्थी है। मीन्स कि वो कभी भी आपको क्रैश कर सकता है, वो वर्चुअल मशीन कभी भी मीन्स कि आपका आप कह सकते हैं आपको कि शट डाउन हो सकता है, मीन्स कि वो क्रैश कर सकता है। आपको उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिससे वो हर एक चीज़ को मॉनिटर करता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे कंप्लायंस और ट्रस्ट आएगा। तो उसमें हम लोग एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाउड सर्विसेज एज्यूर जो है एक सर्विस देता है, एज्यूर जो कि हर एक कंपोनेंट हर एक सर्विस को वो मॉनिटर करता है, ठीक है। तो अगर उसने मॉनिटर किया कि आपका जो वर्चुअल मशीन रन कर रहा है वो अनहेल्थी है, तो इस केस में वो ऑटोमेटिकली आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देगा जो बिल्कुल आपका जो वर्चुअल मशीन पहले था जो अनहेल्थी है उसी को रेप्लिकेट करके वो देगा। और जितने भी एप्लीकेशन जो भी डेटा आपके पहले वर्चुअल मशीन में थे वो सारे डेटा एप्लीकेशन वो सारे आपको उस न्यू वर्चुअल मशीन में वो दे देगा। और ये सारा चीज़ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। अब आप एज्यूम कर सकते हो अगर आपने खुद से ये चीज़ किया तो आपको कितने टाइम लग सकते हैं हर एक चीज़ को ट्रांसफ़र करने में। बट जैसे ही उसने ये पाया कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो अनहेल्थी है, तो वो आपको तुरंत एक हेल्थी वर्चुअल मशीन एलोकेट कर देगा, सेम जो कॉन्फ़िगरेशन आपका पहले का था वही कॉन्फ़िगरेशन से। और जितने भी एप्लीकेशन और डेटा थे वो सारे डेटा और एप्लीकेशन को उसमें इंपोर्ट कर देगा। तो इस केस में अब आपको लग रहा है कि आपके पास दो वर्चुअल मशीन है, नहीं, आपके पास है एक ही वर्चुअल मशीन। बट आपके पास जो पहले जो अनहेल्थी वाले थे वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या हुआ था, वो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि उसका जो हार्डवेयर था सर्वर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था क्रिएट। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये रेप्लिकेट करते हैं वो सारे चीज़ को, उसके बाद आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसकी अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है। और आप उसे जो आपका मिनिमल कॉस्ट था, जो आप पहले जिस कॉस्ट पे आप काम कर रहे थे, आपको उसी कॉस्ट पे वो आपका कंटिन्यू रहता है। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब कि क्लाउड में शिफ्ट करने का एक और बेनिफिट हमको मिलता है कि ये फॉल्ट टॉलरेंट है, फॉल्ट टॉलरेंस है। किसी भी तरह का अगर इसमें फॉल्ट आएगा तो ये सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देगा और आपका जो भी एप्लीकेशन और डेटा है वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए इसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना क्यों ना पड़ जाए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्लाउड सर्विस का एक और बेनिफिट होता है कि ये फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि जैसे फॉल्ट टॉलरेंस तो ठीक है होता है, बट मान लो कि मेरा जो भी डेटा है वो तो किसी ना किसी डेटा सेंटर में ही मेरा वो मतलब कि स्टोर किया होगा, क्योंकि एज्यूर के पास बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है इसके पास अभी प्रेजेंट में 42 डेटा सेंटर्स हैं, 42। तो इस 42 डेटा सेंटर्स में इवन इसमें इंक्लूडेड इंडिया भी है, तो इंडिया में भी डेटा सेंटर्स हैं इसके। अब मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, शायद 42 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट। तो अगर 42 डेटा सेंटर्स में मान लेते हैं कि मैंने एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर दो लोकेशन है, ठीक है। एक लोकेशन है पुणे, एक लोकेशन है कोई और ले लेते हैं, मैं जैसे हिंजवाड़ी ले लेता हूँ, जो भी लोकेशन है, ठीक है। तो मैंने दो लोकेशन ले लिया। अब मान लेते हैं कि मैंने पुणे का डेटा सेंटर में जो भी मैंने डेटा वहाँ पे क्लाउड को दिया, एज्यूर को दिया, उसने मेरे जो डेटा था उसको पुणे के डेटा सेंटर में उसने स्टोर कर दिया। लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि पुणे का डेटा सेंटर उड़ गया, चाहे वहाँ पे फ्लड आ गया, चाहे वहाँ पे भूकंप आ गया, कुछ भी हुआ, लेकिन वहाँ का जो सर्वर था डेटा सेंटर कम्प्लीटली खराब हो गया। उस केस में क्या होगा, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था वहाँ पे, तो वो सारे डेटा जो है मेरे कंप्लीट ख़त्म हो गए। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट। फिर वहाँ पे यूज़र का और जो भी बिजनेस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उस दोनों के बीच का जो ट्रस्ट होता है
वो टूट जाता है। क्यों टूट गया? क्योंकि उसने मुझे एक SLA दी थी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट दी थी, वहाँ पे वो एग्रीमेंट ही टूट गया ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग डेटा एज्योर को देते हैं वो उस डेटा को एक से ज़्यादा जगह पे बैकअप के तौर पे स्टोर करके रखता है। सपोज मैंने आपको लोकेशन दिया कि अगर हम डेटा सेंटर में, अगर हम लोग मुंबई के लोकेशन पे कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो मुंबई के लोकेशन में एक पुणे था और एक हिंजवाड़ी मैंने एग्जांपल लिया। तो अगर मेरा डेटा पुणे में जाके स्टोर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा जो है वो रेप्लिकेट होके हिंजवाड़ी में भी डेटा सेंटर में वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ताकि अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर पुणे में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, वहाँ का डेटा सेंटर ख़राब हो गया, तो मेरा डेटा एज ए बैकअप मेरे पास हिंजवाड़ी डेटा सेंटर में पड़ा रहेगा। और मुझे किसी भी, क्योंकि इसने सर्विस लेवल एग्रीमेंट 99.99% की दी हुई है, तो उस टाइम पे मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेरा डेटा तुरंत एक्सेसिबल हो जाएगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि अभी क्या हुआ था, जबकि न्यूज़ में अगर मैं देखूंगा तो पता चलेगा कि पुणे में इतना बड़ा भूकंप आया, एज्योर का डेटा सेंटर क्रैश हो गया, बट मेरा अभी भी वेबसाइट वर्क कर रहा है। क्यों? ड्यू टू डिज़ास्टर रिकवरी। तो क्लाउड सर्व में शिफ्ट करने का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या होती है कि मेरा जो डेटा होता है वो हमेशा सेफ होता है और मुझे हमेशा अवेलेबल होता है। चाहे आप किसी भी टाइम आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट आपके पास इंटरनेट और आपके पास एक मोबाइल डिवाइस होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए उसे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको डिजास्टर रिकवरी समझ में आ गया होगा कि डिजास्टर रिकवरी होता क्या है, कि एक तरह का आपका डेटा को जो बैकअप उसका बनाता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे वाला, तो मैं आपको ये एक्चुअली ग्राफिकल तौर पे बताता हूँ कि मैंने ये क्या बताया अभी आपको। जो लोकेशन होते हैं जहाँ पे डेटा सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होता है, वो एक्चुअली 4 पोर्शन में डिवाइड किए गए होते हैं। सबसे मेन पोर्शन जिसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ये ज्योग्राफी होता है कंप्लीटली, जैसे मैं मान लेता हूँ ज्योग्राफी अगर मैं एशिया ले रहा हूँ, ठीक है, उस ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। उसी एक कंट्री के अंदर मेरा एक इंडिया भी आता है। ठीक है, सपोज एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर मैंने अवेलेबिलिटी जो ना, इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स में से मान लेते हैं 5 से 6 स्टेट्स में मेरा 5 से 6 स्टेट में अवेलेबिलिटी जोन है। सपोज मैं ले लेता हूँ जैसे बिहार है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे राजस्थान है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे न्यू दिल्ली है, जैसे मुंबई है। ये सारे जगह पे मेरा मान लेते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। हालांकि है नहीं, क्योंकि इंडिया में शायद 1-2 लोकेशन पे ही हैं, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो उस लोकेशन में से एक मुंबई लोकेशन के अंदर मान लो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि सबसे बड़ा होता है ज्योग्राफी। उस ज्योग्राफी को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है और उस रीजन्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं और उस जोन के अंदर अवेलेबिलिटी सेट और डेटा सेंटर आते हैं, जहाँ पे एक्चुअली डेटा सेंटर जिसे स्टेशन बोलते हैं, सब स्टेशन टाइप का, वो स्टोर किए रहते हैं वहाँ पे जहाँ पे डेटा मेरा स्टोर होता है। ठीक है, और सिंपल वे में बताऊँ तो अभी जो मैंने बताया वही चीज़ है। एक ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स होते हैं। तो अगर मैंने इस जोन के अंदर इस डेटा सेंटर पे, अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैंने इस डेटा सेंटर पे कोई डेटा को मैंने स्टोर किया, वेट, सपोज मैंने इस डेटा सेंटर पे कुछ डेटा मैंने स्टोर किया, तो एज्यूर जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा इस डेटा सेंटर पे वो मेरा जो डेटा होगा उसे रेप्लिकेट कर देगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों इसी डेटा सेंटर पे क्यों रेप्लिकेट किया, वो इस डेटा सेंटर पे भी कर सकता था, वो इस पे भी कर सकता था, या वो इस पे भी कर सकता था, ऐसा उसने क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट करते हो तो आपको उसके कॉस्ट देने पड़ते हैं। अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट करते हो तो आपको उसके कॉस्ट देने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में शिफ्ट करते हो तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, आपको कॉस्ट नहीं देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई के अंदर पुणे और हिंजवाड़ी दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं मुंबई और न्यू दिल्ली की बात करूं, अब वहाँ पे डिस्टेंस मेरा बढ़ गया। अगर मैंने एक डेटा सेंटर मुंबई का पुणे में
और एक डेटा सेंटर ये दिल्ली के सपोज मैं किसी एक लोकेशन पे, जैसे मैं गाज़ियाबाद ले लेता हूँ, इस जगह पे अगर मैंने स्टोर किया है, तो आप बस देख सकते हो कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाते हैं, कॉस्ट इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अब आपका यहाँ पे जो भी है डिस्टेंस अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपका कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना। तो ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं बेसिकली डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में जो रेप्लिकेट किया जाता है, जो क्लाउड करते हैं, वो बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन जिसका सेम होता है उसी में स्टोर होता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम चाहे, अगर हम लोग चाहे तो हम लोग अपने डेटा को स्टोर कहीं और भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, बट फिर मुझे कॉस्ट देने पड़ेंगे उसके। सपोज मैंने इस रीजन में रीजन 1 के इस डेटा सेंटर में एक डेटा स्टोर कर दिया, और मेरा मन है कि मैं इस रीजन 2 के इस डेटा सेंटर में मैं अपने डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे फिर उसके कॉस्ट देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दो वजह से। एक वजह ये है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि एक ही जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट में रेप्लिकेट कर दिया जाता है, उसमें कॉस्ट भी कम लगता है, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आपका लोकेशन टू लोकेशन ये कैसे रेप्लिकेट करता है डेटा को। नाउ कम्स टू क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। जैसे अब मैंने जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यू हैव एन ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क दैट कंटेन्स सेवरल सर्वर. You plan to migrate all the servers to Azure. You need to recommend a solution to ensure that some of the servers are available if the single Azure data center goes offline for an extended period. What should you include in the recommendation? आई होप आपको ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख के ही पता लग गया होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज आपके पास ऑन प्रीमिसेस जो भी थे उसमें आपके पास बहुत सारे सर्वर्स थे। आपने सोचा मैं ये सारे सर्वर को एज्यूर में डाल दूँ, मीन्स कि क्लाउड सर्विस में, क्लाउड में दे दूं। बट आप एक और सॉल्यूशन रिकमेंड करना चाहते हैं जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि मैं एज्यूर में अपने सारे सर्वर को डाल तो दूंगा, बट मुझे एक तरह का कंफर्मेशन ये चाहिए कि मेरा सर्वर जो है वो हमेशा अवेलेबल हो। अगर डेटा सेंटर एज्यूर का फेल हो गया, क्योंकि कभी होता है ना कि जैसे बोलता है कि डेटा सेंटर फेल हो गया तो आपका डेटा खत्म हो गया। अब जब तक डेटा सेंटर रिकवर नहीं होगा तब तक आपका डेटा रिकवर नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे वही चीज़ वो बोल रहा है कि अगर आपका डेटा सेंटर फेल भी हो गया फिर भी मुझे मेरा डेटा चाहिए, तो उस चीज़ में मैं कौन सा रिकमेंडेशन करूँगा इसमें से। तो अब मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एक टर्म की बात करता हूँ। सबसे पहले स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है? ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेरा यूज़र बढ़ रहा है तो मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा, अगर मेरा यूज़र घट रहा है तो वो मेरा वर्चुअल मशीन को ख़त्म कर देगा। तो बट मेरा जब मेरा डेटा सेंटर ही नहीं रहेगा तो वर्चुअल मशीन तो रहेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। इलास्टिसिटी कंप्लीटली डिपेंड होता है स्केलेबिलिटी पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्केलिंग इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो मीन्स कि इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी दोनों डिपेंड है एज्यूर सेंटर पे, और मेरा वही फेल है तो ये भी खत्म हो गया। लो लेटेंसी क्या होता है? बेसिकली लो लेटेंसी क्या होता है कि जैसे यूज़र, मीन्स कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी हम लोग उसे इंटरनेट के थ्रू हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं वर्चुअल मशीन को। ठीक है, मीन्स स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितनी क्विकली हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एज्यूर सर्विस को। तो जितनी लो लेटेंसी होगी हम लोग उतनी क्विकली हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने इसमें से मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, सपोज मैंने माई कंप्यूटर खोला। अगर मेरा माई कंप्यूटर जस्ट क्लिक करने पे खुल जा रहा है, इसका मतलब है कि लो लेटेंसी का एग्जांपल है ये। हालांकि ये एग्जांपल मैंने बस आपको जस्ट एक एनालॉजी लेके समझाया, क्योंकि ये लो लेटेंसी नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है। और यहाँ पे जब मैं अपने माउस से क्लिक करूँगा आपके माई कंप्यूटर पे तो इसमें नेटवर्क का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने एक एनालॉजी लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तो डेटा सेंटर से ही रिलेटेड है, बट ये तीनों चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? अगर आपका डेटा सेंटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्ट टॉलरेंस है, तो अगर आपका डेटा सेंटर ऑफलाइन भी हो जाएगा तो भी आपको, क्योंकि इसने आपका डेटा को रेप्लिकेट करके दूसरे डेटा सेंटर में डाला हुआ है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली फॉल्ट टॉलरेंस की मदद से
आपके पास अवेलेबल करा देंगे डेटा को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्ट टॉलरेंस। नाउ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर कंपनी होस्ट्स एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन नेम्ड F1 that is used by all the customer of the company. F1 has low usage during the first 3 weeks of each month and high usage during the last week of each month. Which benefit of Azure Cloud Services support cost management for this type of usage pattern? ये बोल रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है F1 नाम का, ठीक है, वो मंथ के कुछ पहले वीक में बहुत कम यूसेज होते हैं और मंथ के लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा यूसेज होते हैं। तो इसमें से आप कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कराना चाहते हो ताकि ये चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाए? क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट वीक में बहुत कम यूसेज है तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का आप सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि कॉस्ट पड़ेगा। और इस टाइम पे अगर आपका लास्ट वीक ऑफ मंथ अगर आपका बहुत ज़्यादा यूसेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपको पावरफुल वर्चुअल मशीन और ज़्यादा वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ें आप खुद से तो नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी सर्विस इसके लिए चाहिए होती है? आई होप आप बता सकते हो इसमें से। क्या लोड बैलेंस, हालांकि लोड बैलेंसिंग के बारे में आपको बताता हूँ जस्ट, लेकिन अभी लोड बैलेंसिंग मैं बताता हूँ कि इसमें से ये लोड बैलेंसिंग का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी आपको सिंपल ये रिक्वायरमेंट देता है कि आपको अप टाइम वो डेटा बताता है। मीन्स कि आपका जो है डेटा जो भी आपने एप्लीकेशन होस्ट किया वो कभी भी आपको अनअवेलेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका वीक मंथ के फर्स्ट वीक में लो यूसेज हो रहा है और मंथ के लास्ट वीक में हाई यूसेज हो रहा है, तो इसमें हाई अवेलेबिलिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई लेटेंसी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। इलास्टिसिटी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? ऑटोमेटिकली स्केलिंग। अगर पहले वीक में बहुत कम मेरा यूसेज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्केलिंग अगर मैंने किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको स्केल करके कम कर देगा वर्चुअल मशीन को। ठीक है, अब लोड बैलेंसिंग क्या होता है? अब लोड बैलेंसिंग मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। सपोज आपके पास 2 वर्चुअल मशीन है और आपके पास 1000 यूज़र्स हैं, तो क्या होगा कि 2 वर्चुअल मशीन है और 1000 यूजर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके यूजर्स हैं वो वर्चुअल मशीन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स कि दोनों वर्चुअल मशीन पे 500 यूजर का बैलेंस हो जाएगा। मीन्स लोड बैलेंसिंग बेसिकली एक तरह का क्या है कि आपका जो सर्वर के ऊपर लोड है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, इसका स्केलेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि लोड बैलेंसिंग अगर हम लोग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे यूज़र बढ़ेगा तो वो वर्चुअल मशीन नया क्रिएट कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। लोड बैलेंसिंग के लिए आपको लोड बैलेंसिंग केवल इतना देखेगा कि आपके पास कितना सर्वर है, आपके पास कितना वर्चुअल मशीन है, या आप कह सकते हो सर्वर है, और कितने यूज़र्स हैं। अगर आपने ऑटोमेटिकली स्केलिंग की हुई है तो जैसे सर्वर बढ़ेगा और यूज़र के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली फिर से वो लोड को बैलेंस कर देगा। बट यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास सेवरल वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है, और आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, चाहे आपका डेटा सेंटर फेल भी हो जाए। सिंगल डेटा सेंटर मीन्स कि आपको यहाँ पे एक चीज़ तो पता लग गया कि ये चीज़ आपका जो डेटा है वो रेप्लिकेट कर दिया जाता है डिफरेंट डेटा सेंटर पे। ठीक है, तो अगर एक डेटा सेंटर फेल भी हो गया तब भी आप वर्चुअल मशीन यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसमें से ये आपका सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम था तो उसका सॉल्यूशन इसने बताया है कि यू डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन टू 2 और मोर स्केल सेट। अगर हम लोग वर्चुअल मशीन पे 2 या 2 से अधिक अगर स्केलिंग कर देंगे, स्केल सेट मतलब कि वही स्केल अप और स्केल आउट कर देंगे, तो मेरा इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या ये सही है आंसर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्केलिंग का मतलब हो गया कि हम लोग बस वर्चुअल मशीन को नया वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। अब मेरा डेटा सेंटर तो वही है। सपोज मेरा यही डेटा सेंटर फेल हो गया और इसी में हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं, तो मेरा जब डेटा सेंटर ही फेल हो गया तो वर्चुअल मशीन चाहे हम लोग 50 स्केल कर दें कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कांट स्केल द वर्चुअल मशीन टू 2 और मोर स्केल सेट। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है,
आपके पास स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट कौन से टर्म्स को फिट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाउड सर्विस दैट रिमेन अवेलेबल आफ्टर ए फेलियर ऑकर। चाहे फेलियर भी हो जाए बट फिर भी आपके पास जो है क्लाउड सर्विस है जो कि अवेलेबल है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? फॉल्ट टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका फेलियर हो भी जाता है बट आपका क्लाउड सर्विस आपको फॉल्ट टॉलरेंस की गारंटी देता है, तो आपका फिर भी सर्विस अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चाहे किसी भी तरह का फेलियर हो जाए। सेकेंड स्टेटमेंट, अ क्लाउड सर्विस दैट कैन बी रिकवर्ड आफ्टर ए फेलियर ऑकर। ये तो डिजास्टर रिकवरी का एग्जाम्पल है, आपको पता है। अ क्लाउड सर्विस दैट परफॉर्म क्विकली व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो वैसे ही ये जो परफॉर्म करेगा क्विकली, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये बेसिकली डायनामिक स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ क्लाउड सर्विस दैट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली फ्रॉम द इंटरनेट। और जिसे हम लोग क्विकली हम लोग जो है वो इंटरनेट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? ये लो लेटेंसी का एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी लो लेटेंसी होगी उतनी जल्दी हम लोग क्विकली हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, और जितनी हाई लेटेंसी होगी हम लोग उतना ही लेट से एक्सेस कर पाते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको क्लैरिफाई भी हो गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे करने थे। एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस इसके जो एज्योर फंडामेंटल के जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन को लिया था। ठीक है। नाउ कम्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड। अब क्लाउड पे जाने का मुझे इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑन प्रीमिसेस की बात करेंगे, फिर क्लाउड मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है कि मुझे किसी भी तरह का हार्डवेयर मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं हार्डवेयर नहीं खरीद रहा हूँ तो मुझे कॉस्ट बहुत कम पड़ते हैं। और क्लाउड मॉडल पे अगर मैं जाऊँगा तो वी नो लॉन्गर रिलाय ऑन प्रीमिसेस कंप्यूटिंग हार्डवेयर। जस्ट मैंने बताया ऑन प्रीमिसेस में क्या होता था कि मुझे एक हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मैं किसी भी आईटी नीड्स पे हूँ, अगर मुझे अपना खुद का डेटा सेंटर क्रिएट करना है तो मुझे हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे, डेटा सेंटर खरीदने पड़ेंगे, बहुत चीज़। तो क्लाउड में जाने से ये सारी चीज़ से मुझे छुटकारा मिल जाता है। फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड, अभी जस्ट मैंने बताया कि हम लोग इसे परचेज करते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंसेस, और क्लाउड मॉडल में जाते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस से कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये बेसिकली है कैप एक्स एंड ये है ऑपेक्स। अब कैपिटल एक्सपेंसेस होते क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैपिटल, आपके कैपिटल कॉस्ट, मतलब आपके टोटल कॉस्ट। कहने का मतलब आपने सोचा कि मुझे एक डेटा सेंटर बनाना है, मुझे एक क्लाउड सर्विस बनानी है, ये सारी चीज़ें मुझे होस्ट करनी है। मतलब आपने अगर सोचा कि आपको आपकी वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपने वो सारा चीज़ किया, और उसके बाद आपने अपने वेबसाइट को होस्ट कर दिया। तो उस होस्ट करने तक आपने जो सोचा और वहाँ से होस्ट करने तक जितने कॉस्ट पड़े उस पूरे कॉस्ट को हम बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट, और उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। बट अगर हम लोग क्लाउड मॉडल पर जाएंगे तो मुझे ये सब सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बस अपने वेबसाइट को मुझे क्लाउड वाले को दे देना है, मुझे बताना है कि बस मेरा वेबसाइट को होस्ट कर दो, और उसके बदले में मैं उसे पैसे दूंगा। कितने पैसे दूंगा? तो जितना मेरा वेबसाइट यूज़ होगा। मुझे मतलब नहीं है कि हार्डवेयर मुझे ख़रीदना है खुद से, मुझे ये करना होगा, मुझे होस्ट करना होगा, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे बस एक चीज़ से मतलब है कि मैंने अपना एप्लीकेशन क्लाउड को दे दिया। अब जितना ज़्यादा एप्लीकेशन मेरा यूज होगा मुझे उतना पैसे देने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंसेस से बहुत कम होते हैं। ठीक है। थर्ड, ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है कि आपका हार्डवेयर जो है वो आउटडेटेड हो जाता है। अगर मान लो आपने एक हार्डवेयर खरीदा और वो हार्डवेयर जो है 5 साल तक भी चली, लेकिन 5 साल तक में भी आपने जितने अमाउंट में उसे खरीदा था वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाई, और उसका अपग्रेडेड हार्डवेयर मार्केट में आ गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस हार्डवेयर को रिप्लेस करके अपडेटेड ले सको? जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिल जाए, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं इस हार्डवेयर से हो जाए, क्या ये कोई सेंस बनता है कि आप इस हार्डवेयर को रिप्लेस करके न्यू हार्डवेयर ले लो? तो क्या होगा, इसमें आपका कॉस्ट बढ़ेगा। बट क्लाउड में जाने पे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको हार्डवेयर बिल्कुल अपडेटेड मिलते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कि वो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करे और जो फुल्ली अपडेटेड हो, जो न्यूली मार्केट में हो।
तो इसमें क्या होता है कि आपको ये सब चीज़ को ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं होता है कि मेरा हार्डवेयर चाहे अपडेटेड है या नहीं है। ये सारा चीज़ जो है वो टेकन केयर बाय एज्योर। ऑन प्रीमिसेस आपका एजाइल अप्रोच नहीं होता है। मैंने बताया भी था पहले भी कि अगर आपका यूज़र बढ़ रहा है तो अगर आप एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन के ऊपर शिफ्ट करते हो, तो अगर आपने ऑन प्रीमिसेस आपका नेटवर्क अगर होस्ट किया हुआ है वेबसाइट, तो आपको मंथ तक लग जाते हैं, आपको टाइम, दिन, आपको डे, आपको आवर, इतने देर तक लग जाता है आपको न्यू वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करने में, ताकि वो यूज़र एक्सेस कर पाए। तो ये एजाइल अप्रोच नहीं है। एजाइल अप्रोच क्या होता है कि जितनी ज़्यादा यूज़र बढ़ेंगे क्विकली मेरा जो है इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है ऑन प्रीमिसेस में। इट मे टेक मंथ्स टू रिक्विजिशन एंड कॉन्फ़िगर न्यू हार्डवेयर, जो आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अगर हम लोग क्लाउड पर जाते हैं तो ये फुल्ली एजाइल अप्रोच है, ठीक है। इट टेक्स द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक न्यू हार्डवेयर क्रिएट करने में, कॉन्फ़िगर करने में बिल्कुल चुटकी में ये क्रिएट कर देता है। यूज़र को पता तक नहीं चलेगा कि अभी कुछ हुआ था ऐसा है, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको पता चल गया कि क्या क्या बेनिफिट मुझे इकोनॉमिकली क्या क्या बेनिफिट मुझे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम्स टू द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कि आपके टोटल कॉस्ट, जैसे आपने सोचा कि मुझे अपना खुद का एक वेबसाइट को होस्ट करना है, तो आपने उसके लिए एक हार्डवेयर ख़रीदा, हार्डवेयर के पैसे लगे आपको। आपने एक डोमेन ख़रीदा अपने हार्डवेयर, अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, तो डोमेन के पैसे लगे आपको। आपने अपने वेबसाइट को होस्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन आपको 1 साल के लिए मिलते हैं, 2 साल के लिए मिलते हैं, तो उसके आपको पर ईयर पैसे देने पड़ते हैं। फिर अगर आप अपना वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो भी हार्डवेयर है वो हमेशा पावर से कनेक्ट होना चाहिए। तो आपका पावर से कनेक्ट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आएगा मंथली बेसिस पे, आप एज्यूम कर लीजिए। फिर आपको हमेशा इंटरनेट चाहिए एक्सेस करवाने के लिए, आपको इंटरनेट बिल आएगा। मीन्स कि ये सारे चीज़ को, फैक्टर को कंबाइन करके जो कॉस्ट आपको बनते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसका पर्पस होता है, अगर हम लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हम लोग एसेट ले लिए जिसका हमको यूज़ करना है 1 से ज़्यादा साल के लिए, तब वहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज़ करते हैं, उस वहाँ पे काम में लाते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिंपल, ऑपरेशनल, जितना ज़्यादा ऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग पैसे देंगे। ये एग्जांपल है आपका प्रीपेड सर्विस का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि यूज़ करने से पहले इतना कॉस्ट हमको देना पड़ता है। और ये हो गया पोस्ट पेड का एग्जांपल, जिसमें कि हमको जितना यूज़ करेंगे उतना ही पैसे देना है। तो ये वन टाइम परचेज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स वन टाइम होता है। ये पे एज यू गो परचेज होता है कि वो जितना आप पे करोगे, जैसे जैसे आप मतलब कि यूज़ करोगे वैसे वैसे आप पे करो, ठीक है। तो और बाकी सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। और अगर आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, तो एग्जांपल भी देख सकते हो आप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग वहाँ पे काम में लाते हैं जहाँ पे अगर हम लोग किसी भी तरह की बिल्डिंग खरीदते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एसेट लेते हैं। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को अगर जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है, रेंट पे रह गए, मेंटेनेंस अगर हमको कराना है किसी मशीनरी का, तो ये सब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि क्या एज्यूर मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि जैसे ही एज्यूर पे जाते हैं तो मेरा जो है वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इफ यू क्रिएट 2 वर्चुअल मशीन दैट यूज द B2S साइज, ईच वर्चुअल मशीन विल ऑलवेज जनरेट द सेम मंथली कॉस्ट। कहने का मतलब है कि अगर मैंने 2 आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया, तो मुझे मंथ के लास्ट में दोनों का सेम कॉस्ट देना पड़ेगा। क्या ये सही है या गलत है? मैं कह सकता हूँ कि ये सही है, बट क्या ये सही है? अब मेरा चाहे वर्चुअल मशीन मेरा 2 सेम क्यों ना हो, बट चाहे उसका स्टोरेज भी सेम हो, चाहे उसके अंदर रैम भी सेम हो, आइडेंटिकल हो, लेकिन पॉसिबल ये तो हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था वर्चुअल मशीन में मुझे अप टाइम के पैसे देने पड़ते हैं। अब अप टाइम क्या होता है?
चाहे आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट किया हुआ है, आप जितना उसे यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। क्या ये कभी पॉसिबल है कि दो वर्चुअल मशीन, दो लैपटॉप चाहे वो सेम हो लेकिन वो हमेशा इक्वली यूज़ होगा? हो सकता है कि यूज़र एक टाइम पे इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया, एक टाइम पे कम यूज़ कर लिया, कभी भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब है कि ये चाहे वर्चुअल मशीन आइडेंटिकली क्यों ना हो लेकिन उसका मंथली कॉस्ट हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यूज़ जो है कभी भी वो सेम नहीं हो सकता। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी डिफर पड़ेगा बट वो पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एन एज्योर वर्चुअल मशीन इज स्टॉप, अगर आपका एज्योर वर्चुअल मशीन आपने स्टॉप कर दिया, यू कंटिन्यू टू पे स्टोरेज कॉस्ट एसोसिएट टू द वर्चुअल मशीन। अगर आपने वर्चुअल मशीन को बंद कर दिया तो भी आपको उसमें जो स्टोरेज रहते हैं उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं उसके साथ बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है, उसी में से एक स्टोरेज भी है। तो मैंने तो वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर दिया है बट उसके साथ जो स्टोरेज डिवाइस है वो तो हमेशा रन में है, तो इसका मतलब है कि मुझे उसके कॉस्ट देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, यू हैव 1000 वर्चुअल मशीन होस्टेड ऑन द हाइपर वी होस्ट इन अ डेटा सेंटर। इसे भूल जाइए। कहने का मतलब है कि आपके पास 1000 वर्चुअल मशीन है जो डेटा सेंटर में पड़े हुए हैं। ओके, यू प्लान टू माइग्रेट ऑल दी वर्चुअल मशीन टू एज्योर का पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में जाते हैं। मेरे पास 1000 वर्चुअल मशीन थी, मैं इस सारे वर्चुअल मशीन को पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन मैंने इसका ले लिया। तो मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर मॉडल जो है इसको सपोर्ट करेगा, ऑपरेशनल मॉडल, इलास्टिक, कैपिटल या स्केलेबल। तो इस ऑप्शन में से दो चीज़ तो क्लियरली हट गया, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कौन सा एक्सपेंडिचर मॉडल, और एक्सपेंडिचर मॉडल दो ही होता है, एक होता है ऑपरेशनल और एक होता है कैपिटल। तो बी और डी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर हम लोग एज्यूर पे जाएंगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर मॉडल आएगा? तो कैपिटल तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल, कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। एज्यूर का पे एज यू गो प्राइसिंग जो है वो कैपेक्स का एग्जांपल है। नो, पे एज यू गो ऑपेक्स का एग्जांपल होता है। एज्यूर रिजर्व वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस आर एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपने एज्यूर के अंदर कुछ वर्चुअल मशीन को रिजर्व कर लिया तो आपको ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है या कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है? आपने इसे रिजर्व किया, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसे रिजर्व किया तो आपको टोटल कॉस्ट देने पड़ते हैं इसके। तो ये किसका एग्जांपल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो ये ऑपरेशनल का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज आपको कहीं जाना है 15 किलोमीटर दूर, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप पैसेंजर वाले ऑटो पे चल जाओ जिसमें आपको रेगुलर कॉस्ट देने पड़ेंगे, जितनी दूर आप चलोगे जो भी उसकी कॉस्ट है जेन्युइन उतना लगेगा। या दूसरा आप रिज़र्व कर लो। अगर आप रिज़र्व करोगे तो क्या होता है, उसमें जो उसके जो कॉस्ट होते हैं पेट्रोल के या डीजल के वो आपको लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपको मीटरिंग कॉस्ट लग जाते हैं उसमें। मीन्स कि ये सारे एक्सपेंडिचर एक बार में ऐड हो जाते हैं और ऐड अप होके आपका टोटल कॉस्ट जनरेट होता है। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से अगर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन का इंस्टेंसेस को अगर रिजर्व में रखते हैं तो ये मेरा एग्जांपल हो जाता है कैपेक्स का। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेटमेंट, डिप्लॉइंग योर ओन डेटा सेंटर। अगर हम लोग खुद का एक डेटा सेंटर बनाएंगे तो ये एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। ये बिल्कुल है, अभी मैंने बताया था अगर खुद का डेटा सेंटर बनाएंगे तो मुझे सारा चीज़ खुद से अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये सारा एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, नाउ सबसे लास्ट टॉपिक इस सेक्शन का, और ये है कंजप्शन बेस्ड मॉडल। आई थिंक इसके बाद हमारा ये एज्यूर का जो फर्स्ट का जो कुछ पोर्शन था वो खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक आज का वीडियो था ये एंड हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कंजप्शन बेस्ड मॉडल का। व्हाट इज कंजप्शन बेस्ड मॉडल? मॉडल है मीन्स कि अगर आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया फिर भी जब तक आप वर्चुअल मशीन को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको उसके कॉस्ट नहीं देने होते हैं। तो ये होता है कंजप्शन बेस्ड मॉडल। अगर मैं कंजप्शन बेस्ड प्राइस की बात करूं तो ये होता है यू आर चार्ज फॉर ओनली व्हाट यू यूज़
इससे मतलब नहीं है कि वो अवेलेबल है, बट अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तभी आपको उसको चार्ज देने पड़ेंगे। और इसी मॉडल को हम लोग बोलते हैं पे एज यू गो रेट। ठीक है, इसी हम लोग प्राइस को बोलते हैं और इसी को बोलते हैं पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज कंजप्शन बेस्ड मॉडल? It is the step offered by the cloud provider the ability to use only those computing resources we required at any particular time। ठीक है, हम लोग को जिस टाइम पे जिस रिसोर्स का ज़रूरत पड़ेगा केवल मैं उसी को यूज़ करूँगा और केवल मुझे उसी के पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह का जो मॉडल होता है उसे कहते हैं कंजप्शन बेस्ड मॉडल। ठीक है, जैसे एग्जांपल वी कैन हैव एप्लीकेशन कोड। जैसे मेरा एक एप्लीकेशन कोड मैंने होस्ट कर दिया है क्लाउड प्रोवाइडर को। ठीक है, मैंने क्लाउड में दे दिया है अपने एप्लीकेशन को। तो जितने देर के लिए मेरा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा वर्चुअल मशीन में, समझो, जब तक मेरा एप्लीकेशन मैंने रन कर दिया वर्चुअल मशीन में और जब तक मेरा एप्लीकेशन उस वर्चुअल मशीन में रन हो रहा है मुझे तब तक के लिए ही पे करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा एग्जीक्यूशन उस वर्चुअल मशीन में ख़त्म हो गया एप्लीकेशन का, अगर मेरा वर्चुअल मशीन में मेरा एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है तो मुझे कॉस्ट नहीं देने पड़ेंगे। चाहे वर्चुअल मशीन के अंदर मेरा एप्लीकेशन दिया भी रहे फिर भी मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मेरा एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं। अगर वो चल रहा है तो मैं पैसे दूंगा, नहीं चल रहा है तो मैं पैसे नहीं दूंगा। ये एग्जाम्पल है, इसे हम लोग कहते हैं इस तरह के मॉडल को कंजप्शन बेस्ड मॉडल। तो आई होप आपको कंजप्शन बेस्ड मॉडल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये जितने भी चीज़ मैंने बताया ये बेसिक फंडामेंटल्स थे जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, अगर आप इसके फर्दर आप मूव करना चाहते हो तो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।